महंगाई के तूफान में शहरियों के लिए अच्छी खबर। चंद रोज कबल 400 रुपए किलो तक पहुंचने वाले टमाटर की कीमत को ब्रेक लग गई। ईरान से सप्लाई बेहतर होने के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 130 से 170 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। देखें, शहर कायद में अब से कुछ दिनों कबल टमाटर की कीमतें 400 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही सप्लाई चेन बेहतर हुई है उसके बाद मार्केट में जो टमाटर की कीमतें हैं वो मुस्तहकम देखी जा रही हैं। कीमतें अब भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो पिछले दिनों के मुकाबले में एक डाउनफॉल आया है वो तकरीबन 200 से 250 रुपये का है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 160 से 170 रुपये फ़ी किलो में टमाटर बेचा जा रहा है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद ली मार्केट सब्ज़ी मंडी में। यहाँ पर शहर के मुकाबले में कीमतें कम होती हैं क्योंकि यहाँ मंडी से डायरेक्ट माल आता है और फिर यहाँ से रिटेल की सतह पर भी माल सप्लाई होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ वाफिर मकदार में टमाटर मौजूद हैं। एक व्यापारी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, टमाटर पिछले दिनों के मुकाबले में कम हुआ है, इसकी क्या वजह है? ये असल की पहले जो था वो कोयडा का टमाटर बारिश ने ख़राब किया। अभी फ़िलहाल जो ईरान आ गया, इसकी वजह से रेट कम हो गया। ईरान नहीं आता तो कम से कम टमाटर 500 भी क्रॉस कर लेता। अभी शायद मज़ीद और भी सस्ता हो जाए क्योंकि ईरान से बहुत माल आ रहा है। आज तो हम लोग होलसेल चला रहे 130 रुपये किलो। ऐसा बाहर मार्केटों में बिक रहा है 160-150 बाहर मार्केटों में। ली मार्केट में जो है 130 का बिक रहा है। जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि इम्कान यही है क्योंकि ईरान से जो टमाटर है उसकी सप्लाई अब बहाल हुई है, जिसके बाद मार्केट में टमाटर सस्ता हुआ है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि जैसे ही सप्लाई चेन मज़ीद बेहतर होगी तो टमाटर की कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान है। जी। कमिश्नर कराची की जानिब से आटे की नई सरकारी कीमत मुकर्रर कर दी गई है। 2.5 नंबर आटे की होल सेल कीमत 122 और रिटेल कीमत 125 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि फाइन आटे की होल सेल कीमत 132 और रिटेल कीमत 135 रुपये फ़ी किलो रखी गई है। आटा डीलर्स ने इन नरखों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मज़ीद देखते हैं रिमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। महंगा घरेलू बजट मजीद मुतासर, महंगाई से सताए शहरी एक और आजमाइश में मुब्तला। शहर कायद में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। कमिश्नर कराची की जानिब से जारी नए निर्खों के मुताबिक 2.5 नंबर आटे की होल सेल कीमत 122 रुपए, जबकि रिटेल कीमत 125 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। फाइन आटे की होल सेल कीमत 132 रुपए और रिटेल कीमत 135 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। नए निर्खों के ऐलान के बाद शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। कहा कि पहले ही महंगाई ने घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर किया है। ऐसे में आटे की कीमतों में इजाफा गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बनेगा। गरीब आदमी क्या करे कि आपको पता है महंगाई इतनी हो गई है, आटा भी महंगा है, हर चीज़ें महंगी हैं, पेट्रोल भी। गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो गया, आटा भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया। दिहाड़ी वाले बंदे, गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? आटा महंगा हो गया, बंदा आटा क्या खरीदा, बंदा भूखा ही मर रहा है। रोड पे आ गया बंदा, इतनी महंगाई हो गई है। दूसरी जानिब शहाबुद्दीन मार्केट के सदर मोहम्मद असलम ने सरकारी नरखों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बोले कि मार्केट में खरीदारी की लागत सरकारी कीमत से ज्यादा है, इसलिए मौजूदा सरकारी नर्ख ज़मीनी हकाइक से मुताबिकत नहीं रखते। पोजीशन ये है कि हमें जो आटा मिल रहा है मिल मालिकान की तरफ से, अब बात करूँ दूसरी तरफ, पहले बात की मैंने चक्की की बात करता हूँ, अब मिल आटे की। मिल आटे की कीमत जो है वो हमें मिल रही है 134 रुपये आटा ने, और हम इसको किस तरह बेचेंगे? क्योंकि 134 रुपये आटा ने कर लेके कोई भी दुकानदार 125 रुपये आटा नहीं बेच सकता। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अशिया खुर्दनोश खुसूसन आटे की कीमतों को आम आदमी की इस्तात के मुताबिक रखने के लिए मौसर इकदाम करे ताकि महंगाई के बोझ तले दबे आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन काशिफ के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी। सिंध में साथीज़ा की भर्तियों के लिए कायम सिंध असम्बली की खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 10,000 के लगभग साथीज़ा भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई। कमेटी का इजलास स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत हुआ। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में। सूबे में 8,700 जूनियर साइंस टीचर्स भर्ती करने का फैसला। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास को वजीर तालीम ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 97,000 से जायद
PST और JEST भर्ती करने के बाद मजीद गुंजाइश नहीं है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर अवैस कादिर शाह ने कहा कि इजलास ने 8,700 जूनियर साइंस टीचर और अर्ली चाइल्ड टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। भर्ती का मयार 55 मार्क्स लेने वाले उम्मीदवारों के लिए होगा। जूनियर साइंस टीचर्स के लिए खुशखबरी ये है कि शायद अनाउंसमेंट हुई थी कुछ 1100 के करीब 1172 पोजीशंस के करीब 8,700 कुछ बच्चे पास हुए। देखिए क्राइटेरिया जो है, पहले मैं ये क्लियर करता चलूं, क्राइटेरिया जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिक्स किया है क्राइटेरिया वही रहेगा। वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि जूनियर साइंस टीचर और अर्ली चाइल्ड टीचर्स को भर्ती करने के बाद महकमे तालीम के पास मजीद असातिज़ा भर्ती करने की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि अब आसामियां खत्म हो गई हैं। डिपार्टमेंट को किस चीज की जरूरत है, कौन से टीचर्स की जरूरत है, वो हम लाएं। वो हमें फिल फोर जरूरत थी, एक ECT की, अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की, दूसरी थी साइंस टीचर्स की। ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है, सिंध में पहली दफा हो रहा है कि साइंस टीचर का एक कैडर क्रिएट हो रहा है और आपके स्कूल्स में ये साइंस के उस्ताद जाएंगे और जाके स्टीम एजुकेशन पढ़ाएंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने भर्तियों के अमल और कमेटी के फैसलों को पार्लियामानी जमहूरियत का हिस्सा करार दिया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की खूबसूरत तरीन मिसाल है आज कि स्पीकर साहब मौजूद हैं, मिनिस्टर मौजूद हैं, ट्रेजरी बेंचेस मौजूद हैं, अपोजिशन मेंबर्स मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर मौजूद हैं और सब एक बात पे मुत्तफिक हैं कि सिंध के नौजवानों का भला होना चाहिए। डिटेल्स स्पीकर साहब और मिनिस्टर साहब ने शेयर कर दी। हम सबका ये मुत्तफिका फैसला है, तो हम सब इसमें ऑन बोर्ड हैं, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो। सिंध में 3 माह के दौरान नए असातिज़ा की भर्ती को मुकम्मल किया जाएगा। अलबत्ता PST और JEST के मुंतज़िर असातिज़ा का मामला अदालत में होने की वजह से कोई भी फैसला नहीं किया गया। इजलास में वजीर तालीम सरदार शाह, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी समेत मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता अरकान सिंध असम्बली ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, कराची। आगे बढ़ें और आपको अपडेट करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने महंगाई से परेशान शहरियों के साथ ऑनलाइन बाइक राइडर की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। राइडर्स का कहना है कि ईंधन, मोटरसाइकिल की देखभाल और रोज़मर्रा अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि आमदनी उसी तनासुब से नहीं बढ़ रही। मज़ीद देखते हैं अक्सा शेख की रिपोर्ट। महंगा होने से मुश्किलात बढ़ गई। ऑनलाइन बाइक राइडर्स के बजट का तवाज़ुन बिगड़ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स के बजट को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। राइडर्स की रोज़ाना की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ पेट्रोल की मद में खर्च हो जाता है, जबकि मोटरसाइकिल की मरम्मत, ऑयल चेंज और दीगर ज़रूरी अखराजात अलग बोझ बन चुके हैं। राइडर्स का कहना है कि किरायों में होने वाला मामूली इजाफा बढ़ते हुए अखराजात का असाला नहीं कर पा रहा। पहले जिस रकम में पूरा दिन काम चल जाता था, अब वही रकम सिर्फ ईंधन पर खर्च हो जाती है, जिसके बाइस रोज़ाना की बचत मुसलसल कम होती जा रही है और घरेलू बजट मुतासिर हो रहा है। राइड्स आती बहुत कम है, आती है तो फिर वो प्राइस भी अपने हिसाब से देती है। हम उनको बोलते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, तो वो बोलते हैं कि हमने तो महंगा किया, सरकार ने महंगा किया, आप सरकार से बात करें। तो अब इसमें सवारी जो है वो जो पुराने पैसे देती थी अब वही पैसे दे रही है कि भाई आप पैसे अब हम आपको वही देंगे, लेकिन उसमें हमारा नुकसान है। राइड पे बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि हमारे पास सवारी जो आती है वो अगर हम उससे किराया मांगते हैं तो वो उस हिसाब से किराया नहीं देते, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो हमें बारे में नहीं आता है। तो यही सारा हमारा हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमारा पेट्रोल कम किया जाए, ऊपर से हमारे पास जॉब नहीं है। ऑनलाइन बाइक राइडर्स का मुतालबा है कि हुकूमत ऐसे मौसर इक़दाम करे जिनसे ईंधन की कीमतों का बोझ कम हो और मेहनत कश तबके को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता ड्राइवर्स की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया, जिसका कहना है कि ईंधन महंगा होने के बाद गाड़ियां चलाने के अखराजात में नुमायां इजाफा हुआ है, जिसके बायस किरायों में भी इजाफा नागुज़ीर हो जाता है। ड्राइवर्स का मज़ीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। कहेंगे कि बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। हम सुबह निकलते हैं 6 बजे, रात को 9-10 बजे छुट्टी करते हैं, बच्चों का पेट के लिए खाली हाथ चले जाते हैं। जितना कमाते हैं अवाम है तो वो तंग करती है, वो पैसे नहीं देती है, बोलती है कि 10 रुपये कम हो गए, 20 रुपये कम हो गए।
وہ کم دے رہے ہیں, ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے, تو ہمارے بچوں کی روزی کہاں جا رہی ہے, ہمیں کو تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کے بارے میں کہیں گے کہ گورنمنٹ اگر کچھ احسان ان عوام کے اوپر کر سکتا ہے نا, تو ڈیزل سستا کرے, کھانے پینے کی چیزیں سستا کرے, اور کریانہ ہے, سبزی ہے, فروٹ ہے, یہ ایک چیز کوئی ڈیزل مہنگا نہیں ہے, یہ سب کچھ مہنگا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ لائنز ایریا میں سڑکیں اور سیوریج کا نظام تباہی کا شکار ہے. سڑکوں پر جگہ جگہ بڑے گڈھے اور ابلتے گٹر شہریوں کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں. شہریوں کے مطابق بارشوں کے دوران صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے. سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں اور گٹر ابلنے سے گندا پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو جاتا ہے. علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑکوں کی فوری مرمت اور سیوریج نظام کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں تاکہ انہیں درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ مسائل طویل عرصے سے برقرار ہیں. مفتاح اسماعیل نے معاشی اصلاحات, ٹیکس پالیسی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کر دیا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے انکشاف کیا کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے. اسحاق ڈار وزیر اعظم کی منشا سے ان کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں. تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں. پالیسیوں پر حکومت پر کڑی تنقید. مفتاح اسماعیل کے اہم انکشافات. پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس میں کمی کا مطالبہ. عوام پاکستان پارٹی کے سیکریٹری جنرل اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو آزادانہ کام کرنے نہیں دیا جاتا اور معاشی فیصلوں پر اسحاق ڈار کا کردار نمایاں ہے. اورنگزیب صاحب کو بھی کام سے روکا جاتا ہے, ڈار صاحب بھی روک لیتے ہیں. یہ جو جس ویژن کے مطابق وزیر اعظم صاحب کام کر رہے ہیں, جس میں ان کو ٹیکس لگانے کا بہت شوق ہے ہر جگہ پر, اور ہر چیز کو حکومت کے کنٹرول میں رکھنے کا شوق ہے, اس ویژن سے پاکستان آگے نہیں جا سکتا. پاکستان میں جو مسئلہ ہے اس وقت وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم ایک لو گروتھ پاتھ پہ پھنس گئے ہیں, ہم ایک لو ایکویلبریم پہ پھنس گئے اور ہم کو ایک بہت بڑا جھٹکا دینا پڑے گا سسٹم کو. مفتاح اسماعیل نے مطالبہ کیا کہ پیٹرول پر عائد 36% سیلز ٹیکس کم کر کے 18% کیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے سامنے بے بس نظر آتی ہے. اگر حکومت یہ کہے کہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. حکومت یہ بھی کہے کہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہو گیا ہے کہ ہمیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو اور ریفائنریوں کو زیادہ نفع دینا ہے, تو یہ بات بھی قابل فہم ضرور ہے, لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت کا ٹیکس بہت زیادہ ہے. اگر 18% سیل ٹیکس ہوتا ہے اس پہ تو 40 روپے ہونا چاہیے تھا. آپ نے 80% یعنی کہ 36% سیل ٹیکس لگایا ہوا ہے. مفتاح اسماعیل نے آگاہ کیا کہ برطانوی جریدے نے بنیادی سہولتوں کے فقدان اور مسائل کی بنیاد پر دنیا کے 173 شہروں کی درجہ بندی میں کراچی کو 170ویں نمبر پر قرار دیا ہے. اس میں انہوں نے تعلیم کو دیکھا ہے, ثقافت کو دیکھا ہے, سیکیورٹی کو دیکھا ہے, لوٹ مار وغیرہ کو, بم وغیرہ کو وغیرہ کو, اور انفراسٹرکچر وغیرہ جیسی چیزیں دیکھی ہیں. اس پہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 173 شہروں میں کراچی جو ہے وہ 170 نمبر پر آیا ہے. مفتاح اسماعیل نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وفاقی اردو یونیورسٹی کو مطلوبہ بجٹ فراہم کیا جائے اور ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن فوری جاری کی جائے. کیمرامین احمد حسین کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. عالمی جغرافیائی کشیدگی اور خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار پورا ہفتہ محتاط رہے. ہفتہ وار کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 3130 پوائنٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی, جبکہ مارکیٹ پر فروخت کا دباؤ بھی برقرار رہا. مزید جانتے ہیں اشرف خان کی اس رپورٹ میں. عالمی کشیدگی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا بھی رخ بدل دیا. ہفتہ بھر فروخت کا دباؤ غالب رہا. 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس گر گئے. امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی جغرافیائی کشیدگی اور عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان اسٹاک مارکیٹ مندی کی لپیٹ میں رہی. ہفتہ وار بنیاد پر 100 انڈیکس 3130 پوائنٹ کی کمی ہوئی اور انڈیکس 1.74% کمی کے بعد 1,82,241 پوائنٹس پر بند ہوا. ہفتے کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح
1,88,126, जबकि कम तरीन सतह 1,89,411 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी, आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और सरमायाकारों के मोहतात रवैये के बाइस पूरे हफ्ते मार्केट पर फरोख्त का दबाव बरकरार रहा। ये हफ्ता कैसा रहा? देखो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। अभी इस हफ्ते में देखें तकरीबन 4 से 5 हज़ार पॉइंट्स मार्केट से ट्रेंड हुए और सिचुएशन जब से ख़राब हुई है और उसमें मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई थी, थ्रू आउट बोर्ड में जो है सेलिंग था। ये हफ्ता मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। इसमें मार्केट तकरीबन जो अपने टॉप से 7,000 पॉइंट नीचे हो गई थी, लेकिन कल के बाद से आज मार्केट जो है 2,500 पॉइंट ऊपर चली गई है। तो इसमें ज़्यादातर बैंक्स और ऑयल सेक्टर और फार्मा सेक्टर जो है ज़्यादा मतलब एक्टिव रहे इसमें। हफ्ते के दौरान सरमायाकारों ने मजमूई तौर पर 238 अरब रुपए मालियत के 5 अरब 35 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया, जबकि मंदी के बायस मार्केट कैपिटलाइजेशन 259 अरब रुपए कम होकर 20,503 अरब रुपए की सतह पर आ गई। माहिरीन का कहना है कि आलमी जोग्राफियाई सूरत हाल, खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और बैरूनी मुआशी खदशात आइंदा हफ्ते भी सरमायाकारों के फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। अशरफ खान, सिटी 20। मौसमियाती तब्दीली का खतरा संगीन, दरख्त ही मुस्तकबिल की जमानत। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का अर्बन फॉरेस्ट का दौरा। कहते हैं कि अर्बन फॉरेस्ट शहरों में ऑक्सीजन की फैक्ट्री का किरदार अदा कर रहे हैं और माहौलियाती आलूदगी के बढ़ते हुए खतरात से निपटने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। मजीद देखते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए खतरात, बढ़ती गर्मी, गैर मुतवक्का बारिशें और पिघलते ग्लेशियर्स, ऐसे में दरख्त ही उम्मीद की सबसे मजबूत अलामत है। कराची में अर्बन फॉरेस्ट के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर मुसद्दिक बोले, कार्बन डाइऑक्साइड इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए हर शहरी को अपने इर्द गिर्द ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। हुकूमत ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में शजरकारी का दायरा वसी कर रही है कि जो चीज आपको तबाह बर्बाद करती है वो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आपने सुना ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए आदमी ज़िंदगी भी अपनी खो सकता है और ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अगर आप कैमरे मेरे बजाय अगर इर्द गिर्द घुमाएं और इन तमाम नबातात को, इन तमाम दरख्तों को, इन तमाम झाड़ियों को देखें। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कंक्रीट के जंगल में अर्बन फॉरेस्ट ताज़ा हवा का झोंका साबित हो रहा है। इन्होंने खबरदार किया कि मौसमियाती तब्दीली के बाइस ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार बढ़ेगी। शुमाली इलाकों में शदीद बारिशों और क्लाउड ब्रेस्ट का खतरा, जबकि सिंध में बारिशें कम और दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। अमानत में लेके हाजिर हूँगा यहाँ की लीडरशिप के पास, और जो हमसे, हमारा भी एक प्रोग्राम है जिसको हम अपस्केल ग्रीन पाकिस्तान कहते हैं, और उसमें हम लोग, वफाकी हुकूमत सूबों को पैसे देती है दरख्त लगाने के, तो उसमें जितनी इजाफत और जितनी सपोर्ट की ज़रूरत होगी हम उतनी ही सपोर्ट देंगे। वफाकी वज़ीर ने पानी के मामले पर गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान अपने आबी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर अपना मुकदमा लड़ना जानता है और कोई भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा कराची में ईद मिलादुन्नबी की आमद से कबल तैयारियां तेज़ कर दी गईं। सड़कों की मरम्मत, तज़यीन व आराइश, बरकी, कुमकुमों और दीगर बल्दियाती इंतज़ामात के लिए 20 करोड़ रुपए का टेंडर जारी। शहर की बड़ी मसाजिद, जुलूसों के मरकजी रास्तों पर बल्दियाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी को यकीनी बनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची ने रबी अव्वल की तैयारियां जो है वो शुरू करने का फैसला किया और मसाजिद के इतराफ मौजूद टूटी सड़कें हैं उनको जो है दुरुस्त किया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग ने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर टेंडर जो है वो जारी कर दिया है। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद के इतराफ जो टूटी सड़कें होंगी और नाकारा स्ट्रीट लाइट्स होंगी, उनकी मरम्मत को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में टेंडर का अमल जो है वो मुकम्मल जो है वो हो चुका है। 20 करोड़ रुपए जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर जो है वो खर्च किए जाएंगे। शहर में जो स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं उनको जो है दुरुस्त किया जाएगा, जबकि नाकिस सेवरेज के निज़ाम को भी जो है वो मसाजिद के इतराफ दुरुस्त किया जाएगा, ताकि रबी अव्वल से कबल जो है उसका इस्तकबाल करने के लिए ये तमाम तर तैयारियां जो है वो कर ली जाए। तमाम तर मामले पर
तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची कहते हैं कि गुज़िश्ता साल भी जो है हमने पूरी कोशिश की थी कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद के इतराफ जो सड़कें आती हैं उनको जो है वो दुरुस्त किया जाए। ताहम इस मरतबा भी रिवायत को बरकरार रखते हुए मसाजिद के इतराफ जो टूटी सड़कें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए बाकायदा तौर पर टेंडर जो है वो जारी कर दिया है। कोशिश करेंगे कि रबी अव्वल के मौके पर जो है वो शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी। गुलशन इकबाल टाउन की यूसी नंबर 6 में दरख्त काटे जाने लगे। शहरियों का दावा है कि चंद माह के दौरान 50 दरख्त काट दिए गए हैं। दरख्त काटने वाले लकड़ी भी साथ ले जाते हैं। मुतल्लिका इदारों की जानिब से कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। दरख्तों की जगह अब तजावुज़ात कायम की जा रही हैं। वज़ीर जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में हरियाली की शदीद कमी है जिसकी वजह से माहौलियाती बिगाड़ जो है वो जन्म ले रहा है। और ख़तरनाक बात यह है कि शहर में जो हरियाली की ज़रूरत है उसका सिर्फ 2% रह गया है, लेकिन उसकी भी हिफाजत नहीं की जा रही। यूसी 6 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, गुलशन इकबाल टाउन की, और ख़त्म नबुव्वत चौक से फारिया चौक तक के ये मकाम है। मेरे कैमरामैन अहमद आपको दिखाएंगे कि नीम का हरा भरा दरख्त जो है वो जड़ से 1-2 रोज़ कबल जो है वो काट दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे हरियाली तो बेशुमार है, लेकिन बड़ी तेज़ी से यहाँ पे जो टम्बर माफिया है उसने पंजे गाड़ रखे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो टेक्निकल अंदाज में दरख्त काटे जा रहे हैं। टक लगा दिया जाता है उनको, और जब वो कमज़ोर होकर गिरता है तो उसको गिरने की वजह बताकर उनका जड़ से जो है वो सफाया कर दिया जाता है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। जी, ये दरख्तों के पीछे जो है टम्बर माफिया लगी हुई है और यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ जो है दरख्तों को जो काटा जा रहा है। माहौलियात की वैसी शदीद प्रॉब्लम की वजह से हम वैसे ही परेशान हैं, मगर ये है कि यहाँ पे रात को आते हैं या किसी सुनसान टाइम पे आके कट लगा जाते हैं, और फिर जो 4-5-6 दिन के बाद जब वो दरख्त विदिन वीक जब गिरता है तो टम्बर माफिया आती है और वो उसको उठा के ले जाती है। जैसे एक दरख्त सबूत आपके सामने, इस तरह बहुत सारे दरख्त यहाँ पे देखें आप काटे जा रहे हैं। ये सिलसिला कब से चल रहा है और कितने अब तक जो है वो दरख्त जो है इस किस्म का निशाना बन चुके हैं? क्या उनकी जगह दूसरे दरख्त लगाए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जनाब, मैं यहाँ पे 25 साल से यहाँ का रिहायशी हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि ये 2 साल के अंदर जो है ना काफ़ी सारे वाक़यात हो चुके हैं। तो इस दफ़ा आप लोग, अल्लाह का शुक्र है, आपकी टीम आई है, हम उसके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो आया और उन्होंने इस इशू को उठाया, क्योंकि माहौलियात की वजह से जो है कराची का आप सब जान सकते हैं कि पूरी दुनिया। ये तो मुझे बताइए, आपके ये दरख्त जो है काटने से वो लकड़ी फरोख्त हो रही है, लेकिन जो जगह स्पेस बन जाती है उसको किस तरह यूटिलाइज किया जा रहा है? यहाँ पे एनक्रोचमेंट माफिया फिर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन बेल्ट बेसिकली जो है ना वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दरख्तों के लिए लगाई गई है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एनक्रोचमेंट हुई हुई है सब तरफ, और बहुत तेज़ी से जो है ना इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ से हटाया जा रहा है। बिल्कुल, तो कहा यह जा रहा है कि 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि लकड़ी फ़रोख्त करने के लिए टम्बर माफिया जो है वो दरख्तों को नुकसान पहुंचा रही है। हरे भरे तनावर दरख्त बरसा बरस से जो लगे हुए थे उनको काटा जा रहा है, और इसके साथ साथ जो जगह खाली होती है दरख्त कटने के बाद वहाँ पे तजावुज़ात को जो है फ़रोग़ हासिल हो रहा है, जिसकी वजह से इलाके की खूबसूरती भी ख़त्म हो रही है और दीगर मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि जो पाबंदी है उस पर फिलफौर जो है सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, दरख्तों को कटने से बचाया जाए और मज़ीद दरख्त लगाने के साथ साथ यहाँ पर तजावुज़ात का भी खात्मा किया जाए। इतवार का दिन हो और शहर में नाश्ता पॉइंट्स पर रश ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। शहरी छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के लिए घरों से निकल पड़े। शहरी गर्मा गर्म हलवा पूरी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं बंस रोड पर, जहां मौजूद हैं अक्सा शेख। उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। रोज़ हो, शहर कायद का जो मौसम सुहाना हो, तो शहर कायद के बासी क्यों ना बाहर नाश्ता करने के लिए निकले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पे, जहाँ पर फैमिलीज़ जो है बड़ी तादाद के अंदर आई हुई हैं नाश्ता करने के लिए बैठे। आप मेरे कप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गर्मा गर्म कचौरियाँ बन रही हैं, उसके साथ गर्मा गर्म जो है हलवा पूरी बन रहे हैं। यहाँ पे लाइव ही जो है नाश्ते का इंतज़ाम किया जा रहा है। नाश्ते की जो इस दुकान के ऑनर है फुरकान हमारे साथ मौजूद हैं। फुरकान, आप जिसे जानते हैं कि कराची का वेदर भी काफ़ी दिनों से जो है अच्छा हो गया है, समर वेकेशन है, लोग पिकनिक्स पर भी जाते हैं, तो उसकी वजह से इतवार के रोज़ और मज़ीद रश बढ़ गया है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद रश बढ़ गया। लोग सुबह सुबह हॉक्स बे पिकनिक पॉइंटों की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास रुकते हैं, नाश्ता करते हैं,
اور باقی چیزیں آپ کو پتہ ہے بہت ویرائٹی ہوتی ہے, لوگ انجوائے کرتے ہیں. فیملیاں بہت نکلی ہوئی ہیں صبح سے, فجر پڑتے ہلکا سا دن نکلا تو فیملیاں باہر آ گئی ہیں, اور صبح سے بس پکنکوں کا یہ روانگی جاری ہے, پکنکوں پہ جا رہے ہیں. یہ جس سے کسٹمر سے پوچھو بھائی پکنک پہ جا رہے ہیں, آپ سے ناشتہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو موسم اللہ پاک ایسے ہی بناتے رکھے تاکہ اور بارش ہو جائے ہلکی پھلکی تو اور انجوائے ہو جائے گا. بالکل بارش کا تو ہر ایک کو انتظار ہے. اچھا فرقان, مجھے اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کی دکان پر وہی ساری ویرائٹیز ہے یا پھر مزید کچھ نیا آپ لے کر آئیں صبح ناشتے کے لیے؟ نہیں, ہمارے پاس کچوریاں ہوتی ہیں, باقی مزید پراٹھوں کے اندر بہت ویرائٹی آئی ہے. کباب پراٹھے آئے ہیں, باقی اپنا بوٹی پراٹھا ہوتا ہے ہمارے پاس, وہ ایک نیا چیز آئی ہے. چاکلیٹ پراٹھا ہے, وہ ایک نیا چیز آیا ہے. ورائٹیاں آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں. جو رش بڑھ رہا ہے تو یہ ناشتے کی تیاری صبح سے ہی شروع کر دیتے ہیں, رات سے شروع ہوتی ہے؟ نہیں, رات سے شروع ہوتی ہے. رات 2 بجے سے 1 بجے سے ناشتے کی تیاری شروع ہوتی ہے, پھر جا کے فجر میں تیار ہوتا ہے ناشتہ. بہت سمجھ لیں تو 1 دن سے پہلے سے پروسیس چل رہا ہوتا ہے سارا, کہ اتوار والے دن پھر عوام اتنی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سے وہ پھر ان کو ریکور کرنا ہوتا ہے سب کو. جیسے فرقان نے کہا کہ اتوار والے دن رش زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے رات سے ہی ناشتے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں, اور سمر ویکیشنز کی وجہ سے لوگ پکنکس پر زیادہ جا رہے ہیں. تو پکنکس پر جانے کے لیے یہاں پر رکتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں اور گرما گرم حلوہ پوری اور پراٹھوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. جی, ورلڈ ہوم سنوکر کے زیر اہتمام آل پاکستان علی اصغر ولی کا سنوکر ٹورنامنٹ 16 جولائی سے نیو ناظم آباد میں کھیلا جائے گا. ملک بھر سے 32 ٹاپ کھلاڑی حصہ لیں گے. ایونٹ کی مجموعی انعامی رقم 12 لاکھ روپے رکھی گئی ہے. فاتح ٹیم 3 لاکھ روپے کا حقدار ہوگی. مزید بتا رہے ہیں جاوید اقبال. جی جاوید, آگاہ کیجیے گا. موجود اصل نیا ناظم آباد میں جہاں پر پہلا علی اصغر اسنوکر ٹورنامنٹ کا اعلان کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ورلڈ ہوم اسنوکر کے بانی وقار عالم صاحب, ہم ان سے تفصیلات جانیں گے. وقار صاحب, کس طرح خیال آیا اور کس فارمیٹ پہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے؟ جی, یہ فرسٹ اصغر علی ولیکا صاحب جو مرحوم, ان کے نام پہ ایونٹ کا ہمیں موقع ملا ہے, اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹیم ہے جو کہ بی ایکٹیویشن کی ٹیم ہے. WHS کے ساتھ ہم مل کے یہ ماشاءاللہ ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں نیا ناظم آباد جم خانہ میں. کتنی پرائز منی ہے اور کتنے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں؟ اس میں ٹوٹل 32 پلیئرز ہیں, اور تقریباً اس کی پرائز منی ہے جو 12 لاکھ ہے. کس طرح خاص کھلاڑیوں میں کون کون شامل ہے؟ محمد یوسف, محمد آصف اور دوسرے. اس میں الحمدللہ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایشین اور انٹرنیشنل چیمپئن ہولڈر, گولڈ میڈلسٹ, اور الحمدللہ تقریباً پورے پاکستان سے ہم نے لوگ لیے ہیں نا, جس میں پنجاب سے, سارے پنجاب سے لوگ ہیں, اسلام آباد, فیصل آباد, ملتان, اور کچھ پلیئرز ہمارے KPK کے ہیں, کچھ بلوچستان کے ہیں, پھر ہمارے 17 پلیئر سندھ کے ہیں جو کہ حیدرآباد ملا کے اور کراچی ملا کے. کیسا رسپانس دیکھ رہے ہیں کہ اچھے ماحول میں 4 ٹیبل تو لگی ہوئی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی یہاں پر, تو آپ سمجھیں اچھا رسپانس آئے گا سر؟ جی جی بالکل, الحمدللہ یہاں اوریجنل وراکا جو کہ ابھی نیو انہوں نے بنایا ہے اسنوکر لاؤنج, تو اس میں نیو وراکا لگی ہیں اور ابھی کچھ ٹائم پہلے لگی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم نیو پلاٹ ڈالیں گے ابھی بالکل, اور اس کو ایک اچھا وینیو بنانے کی کوشش کریں گے آپ سب کے تعاون سے انشاءاللہ. بہت شکریہ. سنا آپ نے کہ وقار عالم تفصیلات بتایا تھے ایونٹ کی, ان کا کہنا تھا کہ ایونٹ کو اصغر ولیکا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی زبردست خدمات ہیں کھیلوں میں, اسنوکر خاص کر, تو اس لیے ایونٹ منعقد کیا رہا ہے. انہیں امید ہے اس سے اچھا رسپانس آئے گا اور نیا ٹیلنٹ جو ہے پاکستان وہ بھی اس سامنے آئے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.